Yes, so two sums are pending of single entry. तो पहले वो कंप्लीट करते हैं, accounts of incomplete records 10th और 11th, and then we'll start today only with the new chapter, that is NPO. चलो let's start with 10th question. Question number 10th. पहले रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. From the following information in respect of a trader, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March and a balance sheet as on that date. चलो ये सब इंफॉर्मेशन दिया है, ये तो आता है तुम लोगों को. स्टॉक असेट होता है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है, डेटर्स ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग फाइंड करना है, ठीक है. इसमें बिल रिसीवेबल भी है, तो एक बिल रिसीवेबल अकाउंट भी बनेगा अभी, लेकिन इसमें ना ओपनिंग जीरो है, जीरो डैश है, क्वेश्चन मार्क नहीं है. डैश मतलब जीरो है ही नहीं. और क्लोजिंग क्वेश्चन मार्क है जो फाइंड करना है. ये समझ में आ रहा है. क्रेडिटर्स ठीक है दिया है, फर्नीचर दिया है, एक्सपेंसेस ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, ठीक है. और प्रीपेड एक्सपेंस भी दिया हुआ है, कैश और बैंक भी दिया हुआ है, अलग अलग दिया है, ठीक है. आगे देखते हैं और क्या दिया है. रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, collection from debtor after allowing 2.5% discount, payment to creditors after receiving 2% discount, proceeds of bill receivable discounted at 2%, proprietor's drawings, purchase of furniture midway throughout the year, 4% government securities purchased at 96% on 1st October, expenses पे हुआ है और miscellaneous income है. नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, जर्नल एंट्री पढ़ेंगे और जैसे हम नॉर्मल करते हैं रूटीन वैसे ही करेंगे. बट इसमें ना मेरे को एक प्रॉब्लम लग रहा है, प्रॉब्लम देखते हैं और आगे. नहीं तो मेरे को एक प्रॉब्लम लग रहा है. कितना है, बस ये ना, इतना ही है. अदर इंफॉर्मेशन, सेल्स आर affected so as to realize a gross profit of 33 1/3% ऑन सेल. मतलब 1/3 ऑन सेल हुआ ना, 1/3 ऑन सेल, ठीक है. ये इंफॉर्मेशन है जिससे जीपी आ जाएगा. तो ट्रेडिंग में कहने से और कुछ बैलेंसिंग फिगर होना चाहिए. जीपी दिया हुआ है अपने को. गुड्स कॉस्टिंग 18,000 वेर इश्यूड एज एडवर्टाइजमेंट आर्टिकल. ये फाइनल अकाउंट्स का 12th का एडजस्टमेंट है. कोई मुझे इसका इफेक्ट बोल सकता है क्या? एक तो पहले गुड्स गया, गुड्स जाता है तो अभी क्या करते हैं हम लोग छोटे बच्चों की तरह, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं कि परचेज से माइनस करते हैं. तो एक पहले में परचेज से माइनस करेगा और पीएनएल के डेबिट में एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, पीएनएल के डेबिट में, और रहेगा तो उसमें ऐड करेंगे, देखेंगे क्या है ऊपर. ये समझा पहले. During the year, bill receivable of 2 lakh were drawn on debtors, out of which bills amounting to 40,000 were endorsed in favor of creditor, and out of this later amount, a bill of 8,000 was dishonored by the debtor. 3 ट्रांजेक्शन है, कुछ नहीं. बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मस्त एक एक पढ़ के जर्नल एंट्री बोलने का, पोस्टिंग करने का हो जाएगा. अभी नहीं होएगा, लेकिन वो तब करेंगे तब हो जाएगा. Capital introduced during the year by the proprietor by check was omitted to be recorded in the cash book. ये क्लियरली बोला है, ये मिसिंग फिगर आने वाला है. कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है प्रोप्राइटर ने चेक से, लेकिन वो कैश बुक में लिखना भूल गए. मतलब वो मिल जाएगा वहां पे कैश बुक में बैलेंसिंग फिगर. दो द बैंक बैलेंस ऑफ 9,500 ऑन 31st मार्च एज शोन अबाउ. ऊपर देखो तो बैंक बैलेंस 9,500 था क्या? हाँ है ना. इज आफ्टर टेकिंग द सेम इनटू अकाउंट, मतलब वो ऐड करने के बाद वाला ही है. तो वो तो वैसे भी नहीं बोलते, तो हम लोग वैसे ही वही लेते थे. परचेज एंड सेल्स आर मेड ओनली ऑन क्रेडिट, मतलब कैश परचेज और कैश सेल्स नहीं है. मतलब एक मिनट, अभी तुमको ऐसा लगता है ये पढ़ के कि नॉर्मली ये सब हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, लास्ट 5-6 सब में ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं हम लोग, ऐसा लग रहा है, आ रहा है अपने को ये सब. अब इसमें फॉर्मेट में मुझे बताओ ना क्या क्या बनाना चाहिए फॉर्मेट. ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनेगा, कैपिटल बनेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनेगा, कैश और बैंक अकाउंट भी बनेगा,
टोटल डेटर, टोटल क्रेडिटर, और एक बिल रिसीवेबल बनेगा, बिल्स पेएबल नहीं बनेगा, और एक एक्सपेंसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये देखो एक्सपेंसेस का लफड़ा है, दिख रहा है क्या? समझ रहे हैं? अब मैं जो लफड़े की बात कर रहा था ना वो और कुछ था, ये मैं इसका बात कर रहा था, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये सब ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन चेक करो ना कैश और बैंक का कोई बाइफर्केशन दिया है क्या? अच्छे से देखो, बिकॉज इसके पहले जितने समझे ना उसमें लोग क्लियरली बोल रहे थे कि ये ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है, ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे हुआ है, ऐसा बोलते थे वो लोग, बैंक से हुआ है बोलते थे, पता है इसके पहले जो दो तीन सम किए सब में बोला था। पर इधर खाली बस डेटर से पैसा मिला, क्रेडिटर को पैसा दिया, बिल रिसीवेबल से डिस्काउंट कराया, ड्राइंग्स प्रोपराइटर घर पे लेके गया, फर्नीचर परचेस किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस किया, एक्सपेंसेस किया, इनकम मिला, लेकिन कौन सा कैश में और कौन सा बैंक में? एक दो में एजम्पशन ले सकते हैं, सब थोड़ी एजम्पशन ले सकते हैं सब बैंक से होएगा, तो कैश में होएगा ही नहीं। फिर ये इंफॉर्मेशन नहीं है पूरे क्वेश्चन में, आगे भी किधर भी नहीं है। प्रॉब्लम समझ रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? जबकि वो लोग ने स्टार्टिंग में देखो अलग करके दिया है, कैश अलग दिया है और बैंक अलग दिया है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर समझो मैं अलग कॉलम बनाता भी हूं पर बाद में ये सब किसमें लूप है? जैसे कलेक्शन फ्रॉम डेटर, आपको याद होगा लास्ट समय 8 लाख 9 लाख कैश में आया था अपने को, लास्ट समय कल किया था हमने कुछ, याद है? तो मतलब मैं क्या मानूं अभी, ये किस में रहेगा, कैश में रहेगा, बैंक में रहेगा, मतलब कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं अपने पास। अगर आधा भी इंफॉर्मेशन होगा ना तो आधा थोड़ा बहुत हम लोग एजम्पशन ले सकते हैं, चलो ये ऐसा हुआ होगा, बट इसमें तो एक भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि खाली ट्रांजेक्शन दे दिया है, कैश में के बैंक में वो दिया ही नहीं है। तो मैं तुमको ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा कुछ होगा ना, वी विल प्रिपेयर कंबाइन कैश एंड बैंक कॉलम, बिकॉज वी डोंट नो कि वो कैश में के बैंक में ट्रांजेक्शन। और अगर समझो मैंने कोई भी ऐसा कैश में डाल दिया, कोई भी बैंक में डाल दिया, मतलब वो एग्जैक्ट फिगर मिलेगा ही नहीं, फिर क्या हो रहा है, फिर कुछ भी। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो चलो चेक करते हैं, आई थिंक सो ऑलरेडी रेडीमेड फॉर्मेट दिया हुआ है तुमको, आधा सॉल्व भी करके दिया है, देखो ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट भी दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया है, ये रहा ओपनिंग बैलेंस शीट भी दिया है। अब ये देखो कैश एंड बैंक अकाउंट, बट आई थिंक सो सिंगल कॉलम है, चेक करो यहाँ पे, डेबिट एंड क्रेडिट बट सिंगल कॉलम है, क्योंकि इसमें बाइफर्केशन नहीं पॉसिबल है, वो दिया नहीं है इन्फॉर्मेशन मुझे। फिर डेटर दिया है, क्रेडिटर दिया है, बिल्स रिसीवेबल दिया है, एक एक्सपेंस अकाउंट इसमें दिया नहीं है, लेकिन अपने को एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, जगह है नहीं है इसमें, देख लो, एक्सपेंस अकाउंट लगेगा एक अपने को, ये रहा इधर जगह है, देखो ये रहा, इधर बना देते हैं, 4-5 लाइन है ना अपने पास, बना दो ना एक्सपेंस अकाउंट एक, 4 लाइन काफी है अपने लिए। हेडिंग क्या लिखने का? एक्सपेंस अकाउंट। मतलब एक्चुअली नहीं बनाया तो डायरेक्ट उसमें भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपन अकाउंट बना के ही करेंगे इसको। चलो सम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले वो लोग ने ये पूरा टेबल दिया है, तो हम लोग चलो पूरा टेबल का इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। पहले स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। कमिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने का इसमें ऑलरेडी वो लोग ने लिख के दिया है, मतलब देखो ओपनिंग स्टॉक भी लिख के दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख के दिया है, मतलब हो गया, ये दिख रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में, ये देखो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये ऑलरेडी मतलब अपने को लिखना है, लेकिन वो लोग ने लिख के दिए है, अच्छे लोग है ना वो लोग। और दूसरा इफेक्ट कहां पे आता है इसका? ओपनिंग स्टॉक जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट्स में, टिक करके रखो जो हो गया, देखो वो लोग ने ऑलरेडी लिख के दिया, ये रहा ओपनिंग स्टॉक दिया है ना। और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट में, मतलब एक में ये भी लिख के दिया है, कितने अच्छे लोग ये लोग, मतलब 4 इफेक्ट वो लोग ने दे के दिए है, ठीक है, अपने को पता होना चाहिए, वो एग्जाम में थोड़ी देंगे, अपने को ही करना है। चलो हो गया, नेक्स्ट। उसके बाद क्या था? डेटर। अभी एक मिनट, डेटर में ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग क्वेश्चन मार्क है, तो पहले डेटर अकाउंट में आने का, डेटर अकाउंट में आने का पहले लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ऑलरेडी वो लोग ने लिख के दिया है, और क्लोजिंग में भी लिखने का बाय बैलेंस कैरी डाउन, और इधर सर्कल करके रखने का, क्योंकि वो बैलेंसिंग फिगर क्वेश्चन मार्क वो अपने को फाइंड करने का है, ये पता ना, सर्कल करेंगे तो अपने को आइडिया आएगा कि हाँ वो अपने को फाइंड करने को बोला है अपने को। फिर ओपनिंग डेटर्स जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट्स में, जो ये रहा 320 दिया है वो लोग ने, और क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखो डेटर लिखा है, लेकिन अमाउंट यहाँ पे बाद में जब वहां पे आएगा ना तब वहां पे लिख देंगे हम लोग,
आई होप ये प्रोसीजर आता है सबको अभी। चलो उसके बाद नेक्स्ट वन, बिल रिसीवेबल। अभी देखो बिल रिसीवेबल ओपनिंग में डैश है, मतलब कुछ नहीं था, और क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क है जो अपने को फाइंड करना है। तो देखो बिल रिसीवेबल अकाउंट में आने का, ओपनिंग में देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में एक डैश कर दो, वहां पे नहीं है, और क्लोजिंग में सर्कल करो जो फाइंड करना है, बैलेंसिंग फिगर है। तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल रिसीवेबल आएगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, और क्लोजिंग में लिखेंगे बिल रिसीवेबल, लेकिन उसका अमाउंट अभी पता नहीं है, जब वो आएगा सर्कल में तब लिखेंगे हम लोग बैलेंसिंग फिगर में। ठीक है, चलो उसके बाद एक मिनट, ये बिल रिसीवेबल भी हो गया। क्रेडिटर्स में दोनों दिया है 220 और 3 लाख, तो चलो क्रेडिटर्स अकाउंट में आने का, क्रेडिटर्स अकाउंट में ये रहा 220 ओपनिंग और 3 लाख क्लोजिंग दिया हुआ है अपने को। तो ओपनिंग जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड पे लिखने का, ये रहा क्रेडिटर्स 220 दिया है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में क्रेडिटर लिखा है लेकिन अमाउंट नहीं लिखा, तो मैं लिख देता हूं 3 लाख, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो उसके बाद क्रेडिटर्स के बाद फर्नीचर, अभी रुको असेट आया, जरा असेट में आराम से करने का। 120 और 127, ओपनिंग 120 है, क्लोजिंग 127 है। जरा मुझे एक मिनट पूरे क्वेश्चन में फर्नीचर का जरा देखो ना, किधर किधर पॉइंट है, और चेक करो ना जरा अच्छे से। परचेज ऑफ फर्नीचर ये रहा, मुझे दिख गया, देखो ये रहा परचेज ऑफ फर्नीचर मिडवे थ्रू आउट द ईयर, एक ये दिख रहा है। और किधर फर्नीचर का कोई पॉइंट है क्या, देखो, मतलब पूरे क्वेश्चन में ढूंढो फर्नीचर, और किधर दिखाई दिखाई क्या, किधर बोला है कुछ वो लोग ने, बस इतना ही है। तो चलो पहले ओपनिंग में 120 है, तो चलो ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर लिखना है 120, जो वो लोग ने ऑलरेडी लिख के दिया, ये रहा, मतलब टिक करो तो आपके अपने को पता चले वो हो गया है, क्योंकि एग्जाम में अपने को ही लिखना है वो। अभी यही आपको याद है, मैंने आपको कोई एग्जांपल दिया था, जब ईयर स्टार्ट हुआ तो ये बेंचेस था इधर, जब ईयर खत्म होएगा तो ये बेंचेस इधर ही रहेगा, ये एसी भी इधर ही था, ईयर स्टार्ट हुआ तभी, एंड होगा तो एसी उधर ही रहेगा, ये कंप्यूटर ये सिस्टम पूरा इधर ही था, एंड में भी इधर ही रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि जो ओपनिंग में असेट होता है वो क्लोजिंग में सेम लेके जाने का, उसमें करंट ईयर में और क्या क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है, डिडक्शन हो सकता है, मतलब परचेज हो सकता है, सेल हो सकता है, और डेप्री हो सकता है। असेट में तीन चीज होता है, क्या क्या होता है, परचेज होता है, सेल होता है, और डेप्री होता है। तो चलो देखो इसमें फर्नीचर 120 ओपनिंग में तो था, तो उसको देखो मैं पहले ना यहाँ पे देख लो पहले, बाद में लिखना। असेट के फर्स्ट लाइन पे मैं लिखेगा फर्नीचर, इनर कॉलम में लिखेगा 1,20,000। अब मुझे तो पूरे क्वेश्चन में फर्नीचर का क्या पॉइंट है, क्या हुआ है, परचेज हुआ है, तो परचेज हुआ है तो उसमें ऐड करेगा मैं, कितने का परचेज हुआ है भाई, और मिडवे बोला है, देखो मिडवे, तो मिडवे मतलब मैं 1 अक्टूबर गिनू गया, डेप्री के लिए काम आएगा, याद है क्या, कितना परचेज हुआ है ये, लेकिन एक्चुअली जरूरत ही नहीं है एक्चुअली इसका, 1 अक्टूबर का अमाउंट डायरेक्ट आ जाएगा, 140 हुआ। लेकिन वो लोग के हिसाब से फर्नीचर एंडिंग में कितना है, हाँ, तो 127 करने से आउटर कॉलम में आना चाहिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस 13,000 क्या हुआ होगा, डेप्रिसिएशन हुआ होगा। जरा आराम से चेक करो, ये समझ में आ रहा है क्या। और मैं 13,000 का ब्रेकअप भी दे सकता है, भले वो ऐसा डायरेक्ट आ गया, बट मैं 13,000 का ब्रेकअप भी दे सकता है। 1,20,000 का 10% पूरे साल का 12,000, और 20,000 का 10% 2,000, लेकिन 6 महीने का 1,000 रुपया, 12 और एक 3,000, सॉरी 13,000 डेप्रिसिएशन हुआ। भले ऐसा जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट दिया है अपने को, बट तो भी कर सकते हैं ऐसा, मिडवे बोला था अपने को। अब रुको एक मिनट, इससे खत्म नहीं होएगा, आधा अधूरा मत लिखो, लिखना है बाद में एक साथ पूरा लिखना। अब एक मिनट, ये फर्नीचर का बोलो 120 का दो इफेक्ट हो गया, एक ओपनिंग में लिखा है, इधर लिखा, हो गया दो इफेक्ट। परचेस का सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा ना, बोलो परचेस कहां पे लिखो, परचेस मतलब पैसा जाएगा ना, तो कैश बैंक में इधर लिखना पड़ेगा, बाय क्या फर्नीचर, कितना परचेस किया
20,000। चलो ये हो गया। फिर और क्या था? डेप्री था। डेप्री कहां पे लिखूं? पीएनएल के डेबिट में टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। कितना? 13,000। चलो अभी लिखो, ये कंप्लीट करो इसको। सेकेंड इफेक्ट दिया। चलो अभी मैं वापस आता हूँ इधर। अभी एक मिनट, ये है ना, ये देखो एक्सपेंसेस ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और प्रीपेड एक्सपेंस है। तो मुझे बताओ, क्या हमने एक्सपेंस अकाउंट बनाया है? एक्सपेंस अकाउंट एक मैंने देखो एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया था, एक्सपेंस अकाउंट। ये एक्चुअली ना एनपीओ में ज्यादा हम लोग डिटेल में सीखेंगे, बट अभी भी ठीक है। एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, बट व्हाट अबाउट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? तो इधर देखो अच्छे से मैं क्या लिख रहा हूं। बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ब्रैकेट में प्रीवियस ईयर। ये लास्ट ईयर का है ना? ओपनिंग में दिया वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा ना? तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट मैं बोलू, इधर आएगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ब्रैकेट में करंट ईयर। ये समझ में आता है? तो सेम वे मुझे बता, एक मिनट अमाउंट बोल दो। 40 ओपनिंग में 40,000 और 36,000। तो अगर इसको देख के मुझे बताओ ना, प्रीपेड किधर आएगा? प्रीपेड, प्रीपेड का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, असेट में आता है ना? तो कौन सा बैलेंस होता है? तो मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये कौन सा है ब्रैकेट में? प्रीवियस ईयर। तो बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये कौन सा हुआ? करंट ईयर। बोलो अमाउंट। 12,014। 2 मिनट पहले ये समझो तो ये समझ में आ रहा है क्या? आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का समझ में आ रहा है? ये सबका सेकेंड इफेक्ट देना पड़ेगा। टेबल में जो भी दिया है सबका सेकेंड इफेक्ट तो देते ही है ना? तो बोलो प्रीवियस ईयर वाला है वो कहां पे देने का? ओपनिंग में। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में आने का पहले, ये रहा ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये देखो प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में आने का। क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंस अमाउंट नहीं लिखा है, बोलो तो कितना था? 14,000। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अमाउंट कितना है? 36,000। ये लिख दो उधर। और ये अकाउंट में ऐसा बनाओ पहले, एक्सपेंस अकाउंट में। अभी इसको एक्सपेंस अकाउंट को देख के खाली मुझे इतना बताओ या थोड़ा दिमाग चलाओ कि इसमें और क्या आना बाकी है। ये सब तो हो गया, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, लास्ट ईयर, करंट ईयर, सब हो गया। क्या आना बाकी है ये अकाउंट में? एक्सपेंसेस का क्या होता है? पेमेंट होता है। तो एक मिनट, एक्सपेंस पे किया ऐसा हुआ ही नहीं अभी तक, वो आना बाकी है। और एक चीज होता है, दो चीज होता है, एक्सपेंस पे तो होएगा, वो बाकी आना, और आउटस्टैंडिंग तो हो गया। अरे इससे और क्या होता? आउटस्टैंडिंग हो गया ना? ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग दिया है वो लोग ने, प्रीवियस ईयर का भी दिया है, करंट ईयर का भी दिया है, वो हो गया। एकदम बेसिक चीज जो तुम्हारे आंखों के सामने है। मैं बोलेगा ना तो हंसोगे तुम लोग खुद पे। At the end of the year, expenses is transferred to profit and loss account. होली शिट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में तो लिखते हैं टू एक्सपेंस। आता किधर से? इधर से आता है। वो इतने सालों से जो तुम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू एक्सपेंस लिखते थे ना, वो इधर से आएगा। डायरेक्ट नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस से एक्सपेंस वहां पे जाता है।
वो लेजर से क्लोज करके बाद में पीएनएल में शिफ्ट होते हो। ये मैंने रेक्टिफिकेशन में भी समझाया था तुम लोगों को, पता नहीं मतलब एक्सपेंसेस में दो ट्रांजेक्शन बाकी है, कौन सा दो बाकी है? एक एक्सपेंस पे करना बाकी है, दिया होगा, और दूसरा पीएनएल में शिफ्ट करना बाकी है। तो ठीक है, वो बाद में देखेंगे जैसे दिया होगा इंफॉर्मेशन। चलो अभी पहले क्या हुआ, ये एक मिनट, ये हो गया एक्सपेंसेस ड्यू हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस। अभी कैश और बैंक का बैलेंस दिया है, तो कैश बुक में आ जाओ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस किधर है? कैश कैश कैश, ये रहा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या कैश और बैंक, भले अपने को ऊपर अलग बैलेंस दिया है, लेकिन आगे जाके जब मैंने देखा तो मेरे को कोई कैश और बैंक का बाइफर्केशन दिया ही नहीं है वो लोग ने। तो हमने अलग बनाया कि कॉमन बनाया? तो ओपनिंग बैलेंस अभी कैसे दिखाने का इसको? तो ब्रैकेट में बोलो क्या क्या था? 4000 प्लस 20, तो मतलब ओपनिंग बैलेंस इज 24,000 एंड सेम वे क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 3000 plus 9,500, so opening balance will be 12,500. मेन खेल यही है, कैश और बैंक का थोड़ा लफड़ा होता है, वो कैश में के बैंक में के कॉमन है, मतलब क्या है वो पढ़ के एनालाइज करने का। इसका सेकेंड इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में, अब एक मिनट, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते वक्त ना, ये देखो मैंने अलग अलग लिखा, क्यों? मेरे को पता था अलग अलग है। ओपनिंग बैलेंस शीट में तो मैं अलग लिख सकता है ना, कैश का 4,000 और बैंक का 20,000 क्लियरली मेंशन किया है वो लोग ने। कैश अलग असेट है, बैंक अलग असेट है, तो मैंने अलग अलग लिखा वहां पे। समझ में आया? वैसे क्लोजिंग में भी अलग लिखेगा, ये रहा लिखा हुआ ही दिया है, देखो ये रहा 3,000 और 14,500, ये रहा सब दिया हुआ है। समझा क्या? तो अपना बोलो फर्स्ट टेबल हो गया, पहले ये टेबल हो गया पूरा, फर्स्ट टेबल, ये पूरा टेबल कंप्लीट कर दिया। नाउ विल कम टू रिसिप्ट पेमेंट। लेकिन एक मिनट, रिसिप्ट पेमेंट का एक इफेक्ट होता था जब वो लोग टैली करके देते थे, याद है क्या लास्ट प्रीवियस सम में? लेकिन ये सब में वो लोग ने टैली करके दिया है कि रैंडम इंफॉर्मेशन है? तो इसका सबका कहने से दो दो इफेक्ट तो देना ही पड़ेगा अपने को। आर यू गेटिंग दिस? चलो कलेक्शन फ्रॉम डेटर, लेकिन अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, कुछ तो मिसिंग दिया है। आफ्टर अलाउिंग 2.5% डिस्काउंट, पहले मुझे तो इसका एंट्री क्या होता है? कैश और बैंक, अभी दोनों मिक्स ही है ना, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू डेटर अकाउंट, ऐसा आएगा। तो एक काम करो, पहले डेटर में तो क्रेडिट में आएगा वो पक्का है, डेटर के क्रेडिट में लिख देते पहले, डेटर के क्रेडिट में आ जाओ, बाय कैश और बैंक में दोनों लिखेगा अभी, एंड उसी के नीचे बाय डिस्काउंट अलाउड। ये दोनों में से अभी क्या पता है आपको? देखो ना, कलेक्शन फ्रॉम डेटा दिया है आपको, कितना है? 11 लाख। तो मतलब ये कैश और बैंक, बोलो कैश और बैंक कलेक्शन फ्रॉम डेटा, मतलब इतना पैसा आया, वो तो कंफर्म है। डिस्काउंट अलाउड नहीं दिया वो लोग ने, लेकिन परसेंटेज में कुछ तो बात किया है। तो व्हाट इज द डिस्काउंट अलाउड का परसेंटेज? 2.5, तो मैं बोलू ये 97.5 होगा। सोचो ना जरा, 2 मिनट सोचो, पहले कैलकुलेशन बाद में करना। अगर डिस्काउंट 2.5% है, मेरे को 100 रुपया लेना होगा, उसमें से 2.5 रुपया उसको डिस्काउंट दिया, तो जो मिला होगा वो 97.5 होगा। अभी तुम लोग कर सकते हो ना कैलसी पे? कैसे करोगे? 11 लाख, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई का जरूरत नहीं है, मतलब ठीक है करो, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब और भी तरीका था इसमें। बोलो कितना आएगा? 30,000। पहले ये समझा क्या कैलकुलेशन? बोलना कैसे होगा आयुष? तो अपने को टोटल अमाउंट मिलेगा, मैं वही बोल रहा था, मतलब 11,70,000 डिवाइड बाय 97.5% का बटन दबाया ना, तो 12 लाख आएगा। तो मुझे समझ जाएगा कि डेटा से लेना था 12 लाख, लिया इतना, मतलब बाकी का ऊपर का डिस्काउंट दिया 30,000, मतलब जैसे भी करो ठीक है, अलग अलग तरीका है कैलकुलेशन का। अब ये सबका सेकेंड इफेक्ट, पहले कैश और बैंक के डेबिट में आएगा, कैश और बैंक ये ऊपर ही है, तो कैश और बैंक के डेबिट में मैं लिखेगा टू डेटर 11,70,000
एंड अभी बोलो डिस्काउंट अलाउड कहां पे जाना चाहिए? पीएनएल के डेबिट में टू डिस्काउंट अलाउड 30,000। चलो सेम तरीके से ये ट्राई करो ना, अभी पेमेंट टू क्रेडिटर वाला आप लोग ट्राई करो ना, मतलब सेम तरीके से जैसे डेटर का किया ना वैसे ये वाला ट्राई करो, पेमेंट टू क्रेडिटर। पेमेंट टू क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैशर बैंक टू डिस्काउंट रिसीव, तो क्रेडिटर के डेबिट में लिखना है, क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट में मैं लिखेगा टू कैशर बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसमें से कौन सा अमाउंट दिया है वो लोग ने, कितना? 7 लाख, और डिस्काउंट कितना परसेंट बोला है? अगर ये 2% है तो ये 98% होना चाहिए, फिर कितना आया देखो, ये आता है सबको निकालना है अभी। तो इसका सेकेंड इफेक्ट बोलो कैसे आएगा, कैश बैंक ऊपर ये रहा है ना, तो पेमेंट में लिखो बाय क्रेडिटर्स 7,84,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 16,000। अरे इसमें भी ऐसे ही दिया है, प्रोसीड्स ऑफ बिल रिसीवेबल डिस्काउंटिंग, आपको याद करो ना, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटिंग एंट्री याद है क्या? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल क्या था? कैशर बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो पहले बिल रिसीवेबल के क्रेडिट में आओ ना, बिल रिसीवेबल के क्रेडिट में आने का बाय कैशर बैंक अकाउंट और बाय डिस्काउंट अकाउंट। इसमें से कौन सा अमाउंट दिया है बोलो, क्वेश्चन देखो ना, मेरे को ऊपर पेज टर्न करना पड़ेगा। डिस्काउंट का अमाउंट दिया है, एक मिनट अभी मेरे को देखना पड़ेगा किधर है, प्रोसीड्स, प्रोसीड्स ऑफ बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, प्रोसीड्स मतलब जो पैसा आया ना उसको प्रोसीड्स बोलते हैं। तो कितना पैसा आया अपने पास, कहने से ये डिस्काउंट काट के इतना आया होगा, तो ये कैश ऑफ बैंक वाला अमाउंट है 122,500, 122,500 कैश और बैंक वाला अमाउंट है। तो इधर 122,500 और डिस्काउंट का परसेंटेज कितना बोला है 2, तो ये 98% होगा, फिर बोलो 2,000। तो इसका सेकेंड इफेक्ट कैश और बैंक के डेबिट में आएगा, पहले टू बिल रिसीवेबल 122,500 एंड सेकेंड इफेक्ट बोलो कहां पे आएगा, पीएनएल के डेबिट में। लेकिन सुनो, पीएनएल के डेबिट में टू डिस्काउंट, खाली इतना लिखोगे तो नहीं चलेगा क्योंकि ऊपर ऑलरेडी डिस्काउंट अलाउड है देखो, तो ये कौन सा डिस्काउंट है मेंशन करेगा, टू डिस्काउंट ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल 2,500 मेंशन करो पूरा, टू डिस्काउंट ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल। तो मस्त आराम से एक एक करके इसको लेने का और उसका एंट्री करते जाने का। प्रोप्राइटर्स ड्राइंग्स 1,40,000, तो इसका इफेक्ट तो मुझे आता है, बोलो ड्राइंग्स मतलब घर पे लेके गया, क्या कुछ बोला नहीं तो पैसे लेके गया होगा, तो कैश ऑफ बैंक के पेमेंट में आ जाओ,
कैश और बैंक के पेमेंट में लिखने का बाय ड्रॉइंग्स 1,40,000 और इसका सेकेंड इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में आएगा। कैपिटल अकाउंट है अपने पास, उसके डेबिट में 2 ड्रॉइंग्स 1,40,000 और इधर एक काम करो, ये लिख दो ना बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, वो आने वाला तो है ही। बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन लिख के रखो, कभी भी आ जाएगा। चलो उसके बाद परचेज ऑफ फर्नीचर, ये देखो तो ये 20,000 मेरे हिसाब से हो गया है। फर्नीचर में ऑलरेडी हमने एडजस्ट कर लिया है, 2 इफेक्ट दे दिया है इसका। 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज किया है एट 96% ऑन 1 अक्टूबर। इसका एंट्री बोलो पहले। ये ट्रायल था, अभी अच्छे से बोलो। तो पहले कैश और बैंक के क्रेडिट में लिख देते हैं बाय 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और उसका डेट भी दिया है ना, कभी परचेस किया है। 1 अक्टूबर क्या है, 18 होगा क्या है, नहीं दिया। चलो 1 अक्टूबर कितना अमाउंट 1,92,000 और इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे आना चाहिए, असेट इन्वेस्टमेंट है ना ये, तो असेट में आएगा। तो बैलेंस शीट के असेट्स में मैं लिखेगा 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डायरेक्ट आउटर कॉलम में 1,92,000। किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। तो वही मैं तुमको पूछने वाला था। मैं दुकान में एक फर्नीचर खरीदने गया, दुकान वाले ने 20,000 रुपया बोला और अपना तो आदत है, तेरा नहीं आदत, मैं तो बहुत करता है ना क्या। वेरी गुड, कितने में खरीदेगा तू, इसको बार्गेनिंग बोलते हैं। हाँ चल 18,000 में खरीदा तूने, मैं तो सच्ची बोला 8,000 में खरीदेगा, सच्ची बोल रहा हूँ। लेकिन अभी जान दे, तेरे को आइडिया नहीं है। 18,000 में खरीदा तूने, तूने पैसा कितना दिया 18,000, उसने बिल कितने का दिया 20 मत बोलना, मेरा दिमाग सटक जाएगा। सर तू पेमेंट देगा 18,000, बिल देगा तेरे को 20,000, कैसा लगता है तेरे को, बिल कितने का देगा। तो तू तेरे बिजनेस में जब एंट्री करने जाएगा तो 20,000 का मेरे को मतलब ही क्या है, बिल भी 18,000 का है, पेमेंट भी 18,000 हुआ, मेरा फर्नीचर 18,000 का आया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 18,000, तो उसमें गलत क्या है। अरे समझा क्या। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भी है ना, कुछ तो अलग भाव होगा। अब मेरे हिसाब से तो अगर राउंड फिगर करूं तो शायद 2 लाख, एक अंदाजा पकड़ रहा हूं 2 लाख होगा। और मैंने कितने में खरीदा उसको, देखो तो 2 लाख का 96% 192 होएगा शायद। और कैसे निकालने का, उल्टा जाओ ना, 192 डिवाइड बाय 96%, 2 लाख आएगा। मतलब वो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था गवर्नमेंट सिक्योरिटी। हमको कुछ डिस्काउंट, तभी वो ऑफर चालू रहेगा, कुछ तो चालू रहता है, गवर्नमेंट भी चालू हो गया अभी ऑफर निकालना भी। वो टैक्स में भी बताया क्या तुमको, घर पट्टी होता है ना, घर पट्टी म्युनिसिपल टैक्स वगैरह, उसमें भी ऑफर चालू करता है। अभी भर दो तो तुम्हारा इंटरेस्ट माफ ना, इतना डिस्काउंट मिलेगा, अभी सब चालू हो गया वो लोग भी। तो ये भी जब मैं खरीदने गया होगा ना, उसमें ऑफर था 4% डिस्काउंट था। तो मेरे को यही 2 लाख का माल कितने में मिला 192 में। तो मेरा असेट कितने का है 192 का ही है, क्योंकि मैंने पेमेंट भी उतना किया, मेरे को माल भी वही मिला है। तो सर फिर उसका मतलब क्या है,
इसमें बहुत बड़ा मतलब है उसका, 2 लाख का। 2 लाख को फेस वैल्यू बोलते हैं इसमें, नॉमिनल प्राइस। तो क्या मतलब है पता है, जब आगे जाके आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा, 4% इंटरेस्ट रेट है, पता है ना आपको ये, तो आगे जाके जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इस पे नहीं मिलता है, वो तुम्हारा नॉमिनल वैल्यू पे मिलता है, फेस वैल्यू पे। वो इस पे नहीं मिलेगा, तुमने कितने में खरीदा वो मतलब नहीं है, वो माल कितने का था उस पे तुमको 4% मिलेगा। तो इसीलिए जब भी ये लिखो ना, तो सामने ब्रैकेट में हमेशा उसका फेस वैल्यू लिखना जरूरी है। फेस वैल्यू इज 2 लाख। और ये 2 लाख कैसे आया वो तुमको समझा गया? ये लिखना जरूरी क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट मुझे 192 पे नहीं मिलेगा, 2 लाख पे मिलेगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि उसका फेस वैल्यू क्या है। अगर समझो ये नहीं लिखता हूं और बाद में 1 साल बाद मैं डायरेक्ट मेरा बैलेंस शीट देखेगा, तो मुझे तो ऐसे लगेगा 192 का 4% लेना है, मुझे पता ही नहीं था, याद भी नहीं आएगा ये 2 लाख का फेस वैल्यू था ये। तो इसलिए हमेशा ब्रैकेट में खाली ऐसा इंफॉर्मेशन करके लिख के रखने का, सो डेट 1 साल बाद मुझे याद आएगा कि ये 2 लाख का 4% मेरे को इंटरेस्ट मिलने वाला है। ये पॉइंट समझा गया सबको? क्लियर? वो खाली इंफॉर्मेशन था, ये भी मैंने इंफॉर्मेशन लिख दिया यहाँ पे। चलो एक मिनट, इसका 2 इफेक्ट हो गया क्या? कैश और बैंक में लिखा और इधर 2 इफेक्ट हो गया। इसका 2 इफेक्ट नहीं आएगा, फेस वैल्यू खाली इंफॉर्मेशन है खाली। चलो अभी इसके बाद क्या था? एक्सपेंसेस। एक मिनट, ये एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में है ना, तो एक्सपेंसेस पे किया होगा। एंट्री बोलो। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एक मिनट, एक्सपेंस अकाउंट है ना अपने पास? एक्सपेंस अकाउंट है मेरे पास, ये रहा। तो एक्सपेंस के डेबिट में टू कैश और बैंक, इसमें पूरे सम में कैश और बैंक लिख सकते हैं अपन, टेंशन ही नहीं है, ये कॉमन अकाउंट बनाया हमने। 350 और नीचे कैश और बैंक अकाउंट भी है अपने पास, है ना? तो कैश और बैंक के क्रेडिट में बाय एक्सपेंसेस, पेमेंट साइड 3,50,000। चलो व्हाट आफ्टर दैट, ये रहा मिसलेनियस इनकम, पैसा आया तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम। तो कैश और बैंक के डेबिट में लिखो पहले टू मिसलेनियस इनकम, कैश और बैंक के डेबिट में टू मिसलेनियस इनकम। कितना? 10,000 है, और ये अपना इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में डाल दो। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय मिसलेनियस इनकम 10,000। तो अपना देखो ये टेबल भी हो गया, ऊपर वाला टेबल भी हो गया। अभी खाली ये 4-5 इंफॉर्मेशन दिया, उसको सेट करेंगे, क्वेश्चन खत्म, टैली करेंगे, खत्म। फर्स्ट वन खाली इंफॉर्मेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 1/3% ऑन सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए अपने को काम आएगा, लास्ट में देखेंगे बाद में। गुड्स कॉस्टिंग 18,000 वे इश्यूड एज एन एडवर्टाइजमेंट। तो ये हमने देखा था, एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर गुड्स दिया है तो एक परचेस से लेस होना चाहिए और दूसरा एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहिए पीएनएल में। तो पहले परचेस किधर दिखाने का मेरे को पता है, ये रहा परचेस। और इसमें होता है ये सब में कैश क्रेडिट है ही नहीं, क्यों? खाली क्रेडिट ही है, याद है क्या? तो डायरेक्ट इसमें से मैं लेस कर सकता है, लेस गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, लेस गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इनर कॉलम में 18,000 ब्रैकेट में लिख के रख रहा हूं, बाद में जब आएगा तो माइनस कर लेगा। और इसका सेकेंड इफेक्ट, पीएनएल के डेबिट में आना चाहिए टू एडवर्टाइजमेंट, ब्रैकेट में फ्री सैंपल 18,000। तो ये सब में ना ऐसा एक चीज अच्छा है, सॉल्व करने का टेंशन नहीं है, आराम से एक एक लो, उसका इफेक्ट देते रहो, हो जाता है। खाली लास्ट का वो पजल गेम अच्छे से करना है अपने को बाद में। ये हो गया। फिर अभी एक मिनट, इसमें जरा आराम से, ये बिल रिसेबल का 3 ट्रांजेक्शन है, एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, एंट्री बोलोगे, पोस्टिंग करेंगे।
ड्यूरिंग द ईयर बिल रिसीवेबल ऑफ 2 लाख वेर ड्रॉन ऑन डेटर्स, आपने 2 लाख का डेटर पे बिल रिसीवेबल बनाया तो छोड़ेगा थोड़ी, साइन करके वापस लेगा ना, तो बोला एंट्री क्या किया होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो चलो बिल रिसीवेबल के डेबिट में, बिल रिसीवेबल के डेबिट में टू डेटर अकाउंट, हाउ मच 2 lakhs, एंड इसका रिवर्स इफेक्ट डेटर अकाउंट के क्रेडिट में बाय बिल रिसीवेबल 2 lakhs। फिर उसके बाद ऑफ दिस बिल्स अमाउंटिंग टू 40,000 वेयर एंडोर्स इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, इसमें से 40,000 का बिल अपने क्रेडिटर को दे दिया, तो बोले एंट्री क्या करोगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो क्रेडिटर के डेबिट में आ जाओ, क्रेडिटर के डेबिट में लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल 40,000, एंड इसका रिवर्स इफेक्ट बिल रिसीवेबल के क्रेडिट में, उसी के नीचे यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 40,000। फिर और क्या था उसमें, और एक था, out of this later amount a bill of 8,000 was dishonored by the debtor। लेटर अमाउंट का मतलब समझता है क्या, ये लेटर अमाउंट, ये वो वाला लेटर नहीं है, LATTER है। मतलब एक मिनट, ये जो डिसऑनर्ड है वो दो में से हो सकता है, इसमें से भी हो सकता है, इसमें से भी हो सकता है। डेटर से जो मिला था वो भी डिसऑनर्ड हो सकता है, क्रेडिटर को जो एंडोर्स किया था वो भी डिसऑनर्ड हो सकता है, और दोनों का डिसऑनर्ड का एंट्री अलग है, तो मेरा इफेक्ट अलग आएगा। चलो याद करो ना, डेटर से मिला हुआ बिल अगर बाउंस हुआ तो एंट्री क्या होता है, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और क्रेडिटर को दिया हुआ बिल बाउंस हुआ तो एंट्री क्या होता है, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। डेटर से लेने का, क्रेडिटर को देने का, याद करो ऐसा कुछ था। तो इसलिए दोनों का एंट्री अलग होगा, बाउंस तो हुआ है लेकिन कौन सा, लेटर, मतलब जो पीछे वाला है ना, ये क्रेडिटर वाला, उसमें से बाउंस हुआ। फॉर्मर मतलब पहले वाला, वर्डिंग समझ रहे क्या। तो ये भी जरूरी है कि वो बाउंस किस में से हुआ, 2 लाख में से हुआ कि 40,000 में से, 40,000 में से 8,000 वाला बाउंस हुआ है, तो बोला एंट्री क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो पहले डेटर अकाउंट के डेबिट में आ जाते हैं, और उसमें लिखेंगे टू क्रेडिटर अकाउंट 8,000, और उसी के नीचे क्रेडिटर बैठा है, रिवर्स इफेक्ट बाय डेटर अकाउंट 8,000। समझा सबको। चलो थर्ड वन हो गया। अब ये फोर्थ वन में क्या दिया था सुनो ना, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर बाय द प्रोपराइटर बाय चेक वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए थे। पहले बोलो कैपिटल इंट्रोड्यूस का एंट्री क्या होता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश और बैंक के डेबिट में आ जाओ ना, भले अमाउंट भूल गए थे बाद में मिल जाएगा, कैश और बैंक के डेबिट में टू कैपिटल अकाउंट, और इसको मैं सर्कल करके रख रहा है, बैलेंसिंग फिगर है ये, क्लियरली बोला है। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय कैश और बैंक। अमाउंट पता नहीं है, वो जब आएगा तब देखेंगे। तो चलो ये भी हो गया, ये खाली इंफॉर्मेशन था, और बस ये भी इंफॉर्मेशन है, परचेज एंड सेल्स आर मेड ओनली ऑन क्रेडिट, मतलब सम हो गया ना, देख लो एक बार सम हो गया क्या, फंस जाओगे बुरी तरह से। एक बार देख लो, तुम्हारी बुक में देखो सम हो गया, कुछ बाकी है, अच्छे से देख लो।
क्या? तो मैं वही पूछ रहा था, देख लो कुछ बाकी है कि नहीं। क्या बाकी है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी कभी लिया था? डेट दिया है? कभी लिया था? और ये इंटरेस्ट के बारे में क्लियरली मतलब फेस वैल्यू का इंफॉर्मेशन भी दिया था। तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? बोला नहीं है, हिडन एडजस्टमेंट है, लेकिन लेना पड़ेगा। तो बोलो कहां कहां पे लो इफेक्ट? ये किसने बोला कैशा बैंक? पैसा मिला है तो अपने मन से बोलेगा हाँ दे दिया उसने। आउटस्टैंडिंग करके लो ना। अगर पैसा मिला होगा तो रिसिप्ट पेमेंट में देना चाहिए वो लोग। पैसा मिला होगा इंटरेस्ट का तो रिसिप्ट पेमेंट में देगा ना, जैसे बाकी सब दिया था वैसे। लेकिन पैसा नहीं मिला है, नहीं मतलब अदरवाइज रिसिप्ट पेमेंट में देना चाहिए था वो लोग। तो इसको मैं क्या मानेगा? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का दो इफेक्ट बोलो। क्या समझा नहीं? एक असेट में आएगा, रिसीवेबल है, और पीएनएल के क्रेडिट में आएगा। तो चलो पहले इधर ही लिख देता हूं मैं, ये रहा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इधर मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन इधर एक्चुअली लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे इसको? किधर जगह है, रुको। मैं इधर नीचे लिख रहा हूं, तुम्हारे पास किधर जगह रहेगा? देखो ये इधर कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं। 4% ऑफ 2 lakhs for 6 months interest on government securities कितना आएगा बोलो? हाँ, 4,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट साइड पे, बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ब्रैकेट में एक्रूड या आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं, 4,000। और कुछ बाकी है तो देख लो एक बार, अदरवाइज बाद में पजल गेम चालू करते हैं। बिल रिसीवेबल में तो क्लियरली वो लोगों ने देखो ये सर्कल किया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है। करो कैलसी पे। बिल रिसीवेबल में क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है। 35,000 ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो इसका रिवर्स सेकेंड इफेक्ट आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट्स में। देखो बिल रिसीवेबल लिखा हुआ था, खाली अपने को अमाउंट लिखना था 35,000, ये रहा। समझा क्या? फिर और कौन सा है, रुको, दूसरा अकाउंट क्रेडिटर्स में पहले मुझे बताओ कौन सा चार आइटम होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, कैश ऑफ बैंक भी है, तो क्या मिलेगा? क्रेडिट परचेस मिलेगा इधर। फाइंड करो इधर क्रेडिट परचेस, ये रहा, बाय परचेस ब्रैकेट में क्रेडिट, क्रेडिट परचेस मिलेगा। $6,12,000। वो 3 लाख को नहीं लिया शायद तूने, क्लोजिंग बैलेंस को नहीं लिया। देख नीचे 3 लाख क्लोजिंग बैलेंस भी है। ये तूने कैलकुलेशन में नहीं लिया होगा। बराबर देखो कितना है, 9,12,000। तो ये परचेस आएगा अपना ऊपर, देखो ट्रेडिंग में डेबिट में लिखा था हमने परचेस, ये रहा। और एक मिनट, ये तो एक ही है ना, मतलब इसमें कैश क्रेडिट है ही नहीं ये सब में। इधर चाहिए तो ये लिख दो, ये क्रेडिट ही है। और इसमें से 18,000 माइनस करना है, तो 8,94,000 होगा क्या?
चलो इसके बाद बोलो कौन सा अकाउंट है? डेटर। बोलो डेटर में क्या मिलेगा? क्लोजिंग बैलेंस। क्या क्लोजिंग बैलेंस में सर्कल किया है ना? मतलब दो चीज मिसिंग है, क्रेडिट सेल भी तो नहीं है, और एक ही अकाउंट में दो चीज एक साथ नहीं मिल सकता है अपने को, तो इसको स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे। क्रेडिट सेल बाकी है ना? चलो पहले कैश बैंक में तो एक फिक्स है ना अपना, ये देखो तो सर्कल टू कैपिटल एडिशनल कैपिटल बाकी था, देखो कैश बैंक को खत्म करो, कैश और बैंक को खत्म करो, टैली करो, मतलब कैपिटल मिल जाएगा। बोलो क्या हुआ, नहीं आ रहा है? 1,72,000 एडिशनल कैपिटल, देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका इफेक्ट ऊपर कैपिटल अकाउंट में हमने दिया था, देखो कैपिटल अकाउंट है ना अपने पास, ये रहा, इसमें ये इधर लिख के रखा है, इधर लिख दो 1,72,000। ये देखो पहले 172 आ रहा है क्या सबका? फिर उसके बाद एक्सपेंसेस अकाउंट, इसमें क्या मिलेगा रे एक्सपेंसेस अकाउंट में? अरे बोला था ना क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर करने का बाकी है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंस अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए ना, नहीं गया है, तो बोलो कितना जाएगा, देखो 3,44,000, 3,44,000। तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे आना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू एक्सपेंसेस, 3,44,000। चलो ये भी हो गया। फिर अभी ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या मिलेगा, कोई बोलेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल मिलेगा, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल मिलेगा। सॉरी, 3,76,000, तो उसी के ऊपर कैपिटल अकाउंट है, देखो अपना उधर ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हैं ना हम लोग, 3,76,000 ऐसा ओपनिंग बैलेंस ये रहा। मतलब जैसे ही एक अमाउंट लिखो ना, उसका रिवर्स इफेक्ट पहले ही सोच लेने का कि किधर देने का, अगर एक भी इफेक्ट देना भूल गए तो बाद में ढूंढते रहोगे फिर। अभी कौन बाकी है, हो गया? कैपिटल तो लास्ट में होएगा नेट प्रॉफिट के बाद, बैलेंस शीट भी नहीं, अभी क्या हो गया ना सब, खाली कौन सा बाकी है अभी? डेटर बाकी है अभी। लेकिन डेटर में दो चीज मिसिंग था, क्या? क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं था और क्रेडिट सेल भी नहीं था। तो क्रेडिट सेल अपने को इसमें से देखते हैं ना, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन एक मिनट सेल्स भी नहीं है और जीपी भी नहीं है। जीपी दिया है लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, वो भी 33 ऑन सेल्स है, वो भी सेल्स पर डिपेंड है। हेलो, तो सेल्स ही नहीं है तो मैं जीपी भी कैसे निकाल सकता है? फंस गए, कैसे करे?
ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी सिखा दी है, तुमको क्लिक नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तुम लोग एकदम अंदर जा ही नहीं रहे, ऊपर ऊपर से देख रहे हो। ऊपर से देखोगे तो नहीं दिखेगा कैसे कटेगा, थोड़ा अंदर सोचो कि कनेक्शन क्या है, कैसे आएगा। मतलब मैं बोलेगा 2 मिनट में कर दोगे, टैली होएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। एग्जाम में तुमको ही करना है ये, तो क्लिक होना चाहिए तुमको। जो है वो बस इतना ही बाकी है अभी, बाकी तो हो गया, सम खत्म हो गया। खाली अभी ये कैसे करेंगे देखो, बाकी तो वैसे भी एकदम सीधा साधा दिया था। जो कुछ क्वेश्चन दिया है तो आंसर तो होएगा ही उसका कुछ, बस वो कुछ क्या है वो सोचो। है उसके अंदर ही है जो कुछ है वो, और बहुत इजी है, और जो मैंने पढ़ाया भी है। बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पा रही है। क्या बोला तूने कुछ, मैंने सुना नहीं, या बोला ही नहीं शायद, डर के मारे। रॉन्ग होगा तो क्या बोल रही है? क्लोजिंग स्टॉक से निकालेगी? क्लोजिंग स्टॉक से? क्लोजिंग स्टॉक से ग्रॉस प्रॉफिट? स्टॉक पे, क्लोजिंग स्टॉक में तो ग्रॉस प्रॉफिट होता ही नहीं है। मेरा गड्डी इधर ही रुका हुआ है। भले आधा घंटा जाएगा चलेगा, लेकिन तुम लोग ही दिमाग चलाओ। हाँ, पीछे कुछ बोल रहे थे शायद, बोलो क्या। ये तुम लोग को मार्क्स है ना 55 51 जो आता है ना, मतलब वो बुक का सब रट्टा मार के करते हो ना, इसीलिए आता है एक्चुअली। जरा बाहर कसम दिखाने के कैसे बंद में जरा पॉइंट आया तो अटक जाओगे, मतलब ऐसा। क्या क्या, जोर से बोल। उसका तो सेल्स होएगा, तो सेल्स होता है, तो फिर एक मिनट ग्रॉस प्रॉफिट होगा ही नहीं फिर तेरा। अगर ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग करेगा, जो आंसर आएगा वो सेल्स में लिख देगा ना, तो ये टैली हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तू सोच करके देख एक बार रफली खाली पेंसिल से। अरे टैली हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ही नहीं फिर। मतलब तुम्हारा माइंड सेट है ना अभी भी 11 12 वाला है, मतलब वो चैप्टर सीखा ना तभी वो चैप्टर में पता था, अभी ये चैप्टर है तो ये चैप्टर का ही पता है, वो चैप्टर का मैं अभी क्यों याद करूं। ये अल्पेश, वो तू कुछ बोल रहा था, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री टॉपिक में सिखाया था, डेट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। किसी को याद है ये? ट्रेडिंग डेबिट माइनस ट्रेडिंग क्रेडिट एक्सेप्ट सेल्स एंड जीपी, ये सब बुक खोलना कभी दिखेगा, वो लिखाया था मैंने ये सब। And I think so 1/3 on sales is 1/2 on cost, not 1/4. 1/2 on cost is 1/3 on sale. मैंने पूरा टेबल बनाया था, देखो एक। 1/3 on cost is 1/4 on sales. 1/4 on cost is 1/5 on sales. ये पूरा टेबल बनाया था मैंने इन्वेंटरी टॉपिक में। तो मतलब ये क्वेश्चन में एक्चुअली क्या हुआ पता है, हमेशा अपने को ऑन कॉस्ट देते थे और तुम लोग क्या करते थे, ऑन सेल्स निकालते थे, क्योंकि अपने पास सेल्स होता था और डायरेक्ट तुम सेल्स का जो परसेंटेज है वो निकाल के जीपी निकाल लेता था। इस बार क्या हुआ पता है,
जानबूझ के वो लोग ने ऑन सेल्स सीधा दे दिया, लो सेल्स पे, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम है सेल्स ही नहीं दिया, परसेंटेज ऑन सेल्स दिया लेकिन सेल्स का कोई आता पता ही नहीं है, और फाइन भी नहीं कर सकते, डेटा में मिसिंग फिगर नहीं फाइन कर सकते अभी तक। तो ठीक है ना, सेल्स का है तो मैं उल्टा कॉस्ट पे नहीं कर सकता है क्या? अभी इतना दिमाग नहीं चलता है क्या? हमेशा कॉस्ट का तुम सेल्स पे लेते थे, तो इस बार सेल्स का कॉस्ट पे लो ना अभी सर। लेकिन कॉस्ट कैसे निकालने का? इन्वेंटरी में सिखाया था ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट कैसे निकालने का? ट्रेडिंग का डेबिट माइनस ट्रेडिंग का क्रेडिट, जो बोला, लेकिन वो बोला सेल्स, वो गलत था, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। कुछ याद आ रहा है? तो अभी इधर मुझे कोई बताएगा ये 50% ऑन कॉस्ट में क्या क्या कैसे लोगे आप लोग? 160 प्लस 894 माइनस 140, कैलसी लो जरा, करो कैलसी पे, कितना क्या है? 9,14,000 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक काम करो, अपन है ना वेरीफाई करते हैं, चलो चेक करते हैं। अब एक काम करो, इसको टैली करके मुझे कोई ये फाइंड करके देगा, ये और ये क्रेडिट वाला ही होगा इसमें, ये सब में करो जरा। बोलने का कैलसी पे आता है ना, तो बैठने का नहीं, ऐसे ही। एक मिनट रुको, बोलने को आता है क्या? कैलसी पे आ गया, ये टोटल नहीं आया, बोलो। 18,28,000 पक्का? मुझे क्यों गफला लग रहा है कुछ, मुझे कुछ तो गफला लग रहा है, रुको। ये तुम लोग 50% निकाला क्या इसका पहले? वही मैं बोल रहा हूँ, 9,14,000 का 50% है ये, तुम लोग पूरा बोले मेरे को, ये मुझे लगा 50% बोला तुम लोग। ये जो प्लस माइनस आएगा उसका 50% ग्रॉस प्रॉफिट है भाई। कितना आएगा देखो, मैं बोला ऐसा कैसे हो गया? 4,57,000। तो अभी बोलो ये कितना होगा, अभी कैसे आएगा? $13,71,000। अब सुनो, अगर मेरे को वेरीफाई भी करना है कि ये राइट है कि नहीं, सेल्स का 33 1/3%, मतलब 1/3 ही हुआ ना, सेल्स का 1/3 करो, ग्रॉस प्रॉफिट है क्या? तो बराबर है, मैच हो गया। लिखो, लेकिन साथ में 2 मिनट आराम से दिमाग चलाओ कि अपने साथ क्या हो गया इधर। एक छोटी सी चीज ने कैसे मतलब अपने को अटका दिया है। और सीए में तो बहुत घुमाएंगे वो लोग, ये चैप्टर में तो पूरा घुमाने का चांस है, कैसे भी कुछ भी इंफॉर्मेशन देंगे, घुमो जितना सोचना है सोचता हूँ, मतलब होता बहुत छोटा सा चीज है ये। हमेशा साला हम लोग कॉस्ट का सेल्स पे कन्वर्ट करके लेते थे, इस बार इज्जत से वो लोग ने सेल्स दिया, लेकिन हम लोग कॉस्ट पे कन्वर्ट करके नहीं ले पाए उसको। जिसको क्लिक हो गया उसको ठीक है, बाकी रहता अटक जाएगा फिर ये। चलो लिखो, बाद में इफेक्ट देना बाकी है सबका। ये सब लिखो, मैंने जो रेड कलर से लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो ऊपर भी लिखा है 1/3 ऑन सेल्स इज 1/3 ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब COGS होता है। अब ये सब का इफेक्ट भी देना है। ग्रॉस प्रॉफिट का इफेक्ट तो इधर ही आ जाएगा, 4,57,000।
व्हाट अबाउट क्रेडिट सेल? ये 13,71,000 का इफेक्ट किधर आएगा? डेटर अकाउंट में। एक मिनट, सेल का एंट्री क्या होता है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो डेटर के डेबिट में आप लिखोगे टू सेल्स ब्रैकेट में क्रेडिट, जो अभी मिल गया मेरे को 13,71,000 है। और अभी हम लोग डेटर का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर सकते हैं। बोलो। 2,99,000। तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट में डेटर लिखा हुआ है, खाली अमाउंट बाकी है 2,99,000। बस हो गया। अभी नेट प्रॉफिट वगैरह निकालो। नेट प्रॉफिट 79,500। ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ये रहा कैपिटल अकाउंट, उसमें क्रेडिट साइड पे बाय नेट प्रॉफिट 79,500। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा 4,87,500। और ये बैलेंस हम लोग लायबिलिटीज में लिखेंगे इधर कैपिटल 4,87,500। एंड अभी अगर बाकी सब बराबर होगा तो ये टैली होना चाहिए। 8,23,500, 8,23,500। मतलब जस्ट इमेजिन, एक छोटे से पॉइंट के वजह से हमारा पूरा सम मिस हो रहा है पूरा वहां पे। और वो पॉइंट भी ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आया। 1/3 ऑन सेल्स इज 1/2 ऑन कॉस्ट। ये तो इन्वेंट्री चैप्टर में हमने सीखा था। मतलब उतना क्लिक होना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा और है ही क्या बाकी? वही पॉइंट बाकी था ना, बाकी सब तो हो गया था पूरा सम। तो उतना क्लिक नहीं हो रहा है। ट्रेडिंग का क्रेडिट माइनस ट्रेडिंग का डेबिट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में। बराबर सोच, तू क्या बोल रहा है? हाँ, तो पहले तो उल्टा बोला। पहले क्वेश्चन बना ले अच्छे से। क्रेडिट का इंफॉर्मेशन तो उसी का, तो वही तो सम था ये। तू क्या सीखा फिर? सेल्स नहीं था मेरे पास। नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑन सेल्स, बराबर है। लेकिन मेरे को उसको कन्वर्ट करने को आता है ना। वो इन्वेंट्री टॉपिक में हमेशा देख अपन कॉस्ट को सेल्स में कन्वर्ट करते थे। क्यों? कॉस्ट का परसेंटेज जब दिया होता था 20% ऑन कॉस्ट, तो तू क्या लेता था? 25% ऑन सेल्स। क्यों ऐसा लेता था? क्योंकि तेरे पास क्वेश्चन में कॉस्ट अवेलेबल था कि सेल्स को कन्वर्ट करना था। सेलिंग प्राइस को कॉस्ट में कन्वर्ट करना था, याद है? तो तभी तो क्या यूज करता था? परसेंटेज ऑन सेल्स वाला यूज करता था। अब ये क्वेश्चन में, इसके पहले के 2-3 क्वेश्चन में वो लोग ने जानबूझ के तेरे को ना परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया। लेकिन मुझे बता, हम लोग किस पे लेंगे? सेल्स पे। तो तूने कन्वर्ट किया था ना
20% ऑन कॉस्ट को तूने 25% ऑन सेल्स लेके सेल्स का जो 25% है वही लिया था, इसके ऊपर था क्वेश्चन में मेरे हिसाब से। लेकिन अभी ये क्वेश्चन में, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन में इस पे डायरेक्टली वो लोग ने सेल्स पे बोल दिया तेरे को, चल 33 1/3% ऑन सेल्स। लेकिन तेरे सामने क्लियर है कि सेल्स तू नहीं निकाल सकता है, अभी है ही नहीं तेरे पास। तेरे को और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ना। सेल्स तू ऊपर नीचे जमीन आसमान एक कर दे, लेकिन सेल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि डेटर में दो चीज मिसिंग है, दो चीज एक साथ नहीं मिल सकता है। तो और कोई रास्ता तो होगा, तो और ये रास्ता है कि अगर तू सेल्स पे नहीं निकाल सकता है तो एक काम कर, कॉस्ट पे तो निकाल सकता है। और मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन है ना, 1/3 ऑन सेल्स इज 1/2 ऑन कॉस्ट, मैंने पूरा टेबल बना के दिया है। बात एक ही होता है, तू कुछ भी बोल, 1/3 ऑन सेल्स बोल या 1/2 ऑन कॉस्ट बोल, एक ही प्रॉफिट होएगा। तो मैंने क्या किया इस बार, सेल्स पे नहीं लिया, कॉस्ट पे लिया। तो उसके लिए पहले कॉस्ट निकालना पड़ेगा, एंड कॉस्ट स्टॉक कैसे निकालने का वो भी मैंने इन्वेंटरी टॉपिक में सिखाया था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सब सिखाया था ना। तो पहले मैंने कॉस्ट निकाला और बाद में उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया। बट उसमें 33 1/3 नहीं लिया, उसमें 50% होएगा फिर। तो बात एक ही होएगा तू। और बाद में मैंने क्रॉस वेरीफाई भी तो किया, सेल्स जो आया उसका 33 1/3% निकाला, मैच हुआ ना। तो उसका भी 33 1/3% मैच हो रहा है, कॉस्ट का भी 50% मैच हो रहा है। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ऐसा नहीं कि दोनों में अलग आएगा, दोनों का सेम ही आ रहा है। बट तरीका ऑप्शन नहीं था मेरे पास, सेल्स नहीं है तो मेरे को उल्टा कॉस्ट पे जाना पड़ेगा फिर। अभी बोलो, और किसी को कुछ पूछना है ये सब में? एनीथिंग? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, 11th क्वेश्चन हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट कर देते हैं, फिर हम लोग नया चैप्टर पे जाएंगे। चलो पहले 5 मिनट्स दे रहा हूं, जरा पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, फिर हम लोग बात करेंगे कुछ। रीड द क्वेश्चन। क्या हुआ, कुछ नया है क्वेश्चन में? कुछ क्या हुआ? ऑप्शन कुछ सुनाई दिया ऐसा? नहीं, कुछ तो सुना मैं, ऑप्शन कुछ सुना बाद में, और क्या समझा नहीं। ऑप्शन छोड़ देगा ये जिंदगी तेरे को ऑप्शन में छोड़ देगी, फिर तू भी एक ऑप्शन ही है दुनिया में बाद में। ये सेंटेंस बराबर संबंध में जो अभी बोला ना हूं, समझा? टाइम लगेगा समझने को। चलो, सबसे पहले मुझे एक चीज खुशी हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस शीट वो लोग ने बना के दिया है, तो मेरा उतना काम कम हो गया। टैली करके भी दिया है, लेकिन सबका एक एक इफेक्ट देना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई नया दिख रहा है क्या? ये प्रॉफिट एंड लॉस अलग से दिया है, मतलब एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। वो लोग ने अलग से दिया है, तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं ना, मतलब कैपिटल में अलग से थोड़ी बनाएंगे, ठीक है। और बस ठीक है। अब एक मिनट, ये नीचे टेबल क्या दिया है, कुछ समझा क्या आपको? मैनेजमेंट एस्टिमेट द परचेज एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एज अंडर। पूरे साल का परचेज सेल वो लोग ने एस्टिमेट करके दिया है अपने को, लेकिन वो दिया कैसे, वो देखो ना, मेरे को अजीब लग रहा है। अप टू 28 फरवरी अलग दिया है और मार्च एक महीने का अलग दिया है, ऐसा क्यों मुझे पता नहीं। मतलब 11 महीने का अलग दिया है, एक महीने का अलग दिया है, पूरा 12 महीने का ही दो ना फिर प्लस करके। चलो प्लस मेरे को करने का कुछ तो होगा उसके पीछे। पहले एक चीज समझो मैं क्या बोल रहा हूं। वो लोग ऐसा नहीं बोल सकते थे पूरे साल का परचेज 15,20,000 है, अरे वही है ना। लेकिन वो लोग ने कुछ तो अलग करके दिया है, 11 महीने का अलग करके दिया है, एक महीने का अलग रखा है मार्च का, मतलब उसके पीछे भी कुछ तो रीजन होगा। ये सोचने का मतलब कुछ तो रहेगा उसके पीछे, ऐसे ही तो अलग करके नहीं दिया है वो। फिर सेम सेल्स भी ऐसे ही दिया है, 11 महीने का अलग दिया है, एक महीने का अलग दिया है। इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 1 लाख इन परचेज ऑफ फिक्स असेट। तो एक काम करो, फिक्स असेट में इधर +1 लाख कर दूं क्या मैं? ऊपर जो था उसमें 1 लाख ऐड होएगा।
विच आर डेप्रिशिएटेड एट 10% ऑन कॉस्ट, ठीक है, वो तो आता है अपने को, मजा आता है वो तो. The time lag for payment to trade creditors for purchase and receipt from sales is 1 month. इसका मतलब मुझे कोई समझाएगा? 10 बार अच्छे से पढ़ो, लेकिन तुम लोग में से कोई समझाएगा मेरे को क्या है इसका मतलब? जो समझ में आता है बोलो, लेकिन बोलने का रॉन्ग तो रॉन्ग, लेकिन बोलो, क्योंकि एग्जाम मेरे को लिखने नहीं जाना है. तुमको ये सिंपल इंग्लिश नहीं समझता है? एकदम सिंपल इंग्लिश है. वो 10th वाले बच्चे को बोला कि मैं बता बोल पूछू ये इसका मतलब, भले डेटा क्रेडिट नहीं पता होगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो अंदाज आ जाएगा उसको. टाइम लैग फॉर पेमेंट, टाइम लैग इज 1 मंथ, बाकी सब छोड़ो ना. मतलब इससे तुमको कुछ लिंक नहीं समझ रहे कुछ? क्या? अरे डेटर और क्रेडिटर को 1 महीने का उधारी देते हैं हम लोग. नहीं, क्रेडिटर को हम लोग नहीं देंगे, क्रेडिटर अपने को देगा एक्चुअली. मतलब डेटर और क्रेडिटर से एक एक महीने का उधारी चलते रहता है अपना. पढ़ो, वही है, और क्या है इसमें नया? मतलब इस तरह नहीं समझ सकते. टाइम लैग फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड फॉर रिसिप्ट फ्रॉम सेल्स इज 1 मंथ. मतलब डेटर से 1 महीने बाद पैसा आएगा, क्रेडिटर को 1 महीने बाद पैसा देना है. तो इससे मेरे क्वेश्चन में क्या मतलब है अभी उसको कनेक्ट करने का? इसीलिए शायद मार्च का अलग करके दिया है, परचेज एंड सेल्स. कनेक्ट करो ना यार, सोचो ना, उसमें ऐसा कनेक्शन पूरा क्लियरली दिया है. अभी भी क्या समझ में आ रहा है? मुझे तुम लोग से सुनना है, लेकिन तुम लोग साले ना ऐसे ही बैठे रहते हैं खाली. अभी इतना बोलने के बाद भी नहीं समझा क्या? मार्च का? तो मैं क्या करूं? चलो एटलीस्ट बोल तो रहे कुछ, चुप बैठने से अच्छा. बहुत सिंपल सा चीज है. अभी तो मैंने पूरा बोल भी दिया तुमको. सीएल का मतलब क्लोजिंग होता है. 1,10,000 मेरा क्लोजिंग क्रेडिटर है और 2 लाख मेरा क्लोजिंग डेटर है. जो तू बोली ना वही, लेकिन प्रोफेशनल लैंग्वेज में. वो 1,10,000 तुझे 1 महीने बाद देना है, तो अभी मैं 31 मार्च को उसको क्या बोलूं? क्रेडिटर है जिससे गुड्स खरीदा. वो 2 लाख मुझे 1 महीने बाद मिलने वाला है, तो वो 2 लाख को अभी मैं क्या बोलूं? डेटर है. इसीलिए उन्होंने 1 महीने का अलग दिया था, क्योंकि उनको पता था कि डेटा क्रेडिटर लगेगा तो सही ना ये लोग को. अरे समझ रहा है कि नहीं? समझा? बस ये एक इतना छोटा सा पॉइंट था बस, और कुछ नहीं है अभी एक्चुअली. द बिजनेस अर्न्स अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन टर्नओवर. ये जरा बोलो रे, ये मेरे को डर लगता है. ये क्या है इसका मतलब? 30% ऑन सेल्स. और अभी मेरे को कॉस्ट पे करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल्स दिया हुआ है पूरा 12 महीने का.
क्लियर ना, तो डायरेक्ट हो जाएगा. सन्ड्री एक्सपेंस एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन वर्क्स आउट टू 10% ऑन टर्नओवर. एक मिनट, ठीक है. सॉरी. सन्ड्री एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन को छोड़ के सन्ड्री एक्सपेंस जो होगा वो कितना होगा, 10% ऑफ. तो ठीक है ना, टर्नओवर है मेरे पास अभी इस बार, तो तुम कुछ भी बोलो मेरे को चलेगा. टर्नओवर है ना, टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है, तो उस पर तुम जो भी चीज बोलो मुझे चलेगा, मैं निकाल लेगा, है मेरे पास अवेलेबल हो. तो मतलब इससे अपने को सन्ड्री एक्सपेंस मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? डेप्री तो वैसे भी ऊपर से मिल जाएगा अपने को, 10% ऑन कॉस्ट बोला था. Draft a balance sheet on 31st March assuming that creditors are all trade creditors for purchases and debtors for sales, and there is no other item of current assets and liabilities apart from stock, cash and bank balance. तो वैसे भी नहीं दिया तो मैं घर से थोड़ी लाएगा, मेरा जो है वो है. तो चलो अभी क्या क्या बनाना है पहले वो डिसाइड कर ले. ट्रेडिंग पीएन, एक मिनट, ओपनिंग बैलेंस शीट तो उन्होंने बना के दिया है. ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट कैपिटल, ये तो फिक्स है. और एक मिनट, इसमें पूरे पूरा पेज नहीं लगेगा, बहुत छोटा छोटा है ये सब, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं. एक ही पेज पे तुम्हारा ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट सब हो जाएगा, है ना. इसमें ज्यादा और क्या आएगा, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें कुछ. और क्या लगेगा, कैपिटल लगेगा, कैशो बैंक लगेगा क्या इसमें, मेरे को कैशो बैंक, कैशो बैंक, कैशो बैंक, हाँ लगेगा, कैशो बैंक लगेगा. कैशो बैंक साथ में ही दिया है देखो, और इसमें कोई अलग सा ऑप्शन ही नहीं है कुछ. एक कैशो बैंक लगेगा, डेटा लगेगा और क्रेडिटर लगेगा. चलो ड्रॉ करो, दिया नहीं है ना, फॉर्मेट ड्रॉ करो, फॉर्मेट ड्रॉ करो. मैं ओरली करेगा कि कराओ, दो तीन अकाउंट बना देता हूँ खाली, बाकी ओरली कर देंगे, या बना देते हैं चलो. हो गया, स्टार्ट करें. फर्स्ट स्टेप, पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट का सब आइटम को एक एक करके सेटल करेंगे. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, तो अच्छे से ध्यान दोगे कैसे करना है. चलो पहले कैपिटल, तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट है मेरे पास, ये रहा. तो लिखो इधर बाय बैलेंस कैरीड डाउन के ब्रॉड डाउन आता है ना, 10 lakhs ओपनिंग बैलेंस. फिर ट्रेड क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स अकाउंट भी है मेरे पास, तो क्रेडिटर अकाउंट में आने का, और क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,40,000. ये सबका एक एक इफेक्ट ही आएगा, क्योंकि एक इफेक्ट ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस में वो लोग दे चुके हैं. ये समझ रहे हैं इफेक्ट. नाउ व्हाट अबाउट दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आगे भी हमने पढ़ा, किधर भी मेरे को अलग से कोई प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ काम है क्या. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट ईयर का हो, ओपनिंग में, मतलब ये साल नहीं कमाया, लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा. मतलब कैसे आया ये पता है क्या, नॉर्मली हम लोग कैपिटल में ऐड करते हैं ना नेट प्रॉफिट, वो कोई तो नमूना होगा जिसने कैपिटल में ऐड नहीं किया, उसने लायबिलिटी में अलग से लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अरे हुआ तो वही ना. तो अभी मैं क्या करूं, मेरे को कोई काम है क्या अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. तो अल्टीमेटली दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिलोंग्स टू कैपिटल ओनली, कैपिटल में ऐड होना चाहिए, तो डाल दो ना कैपिटल में. कैपिटल अकाउंट है ना अपने पास, किधर है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में खाली अपने इंफॉर्मेशन के लिख दो प्रीवियस ईयर का ये 60,000. अभी फिक्स असेट का ना कुछ तो लफड़ा दिया था, पहले एक काम करो, पहले नीचे के तीन क्लियर करते. बोलो ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक. तो ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखने का टू ओपनिंग स्टॉक. कितना है बोलो, 3 lakhs.
ओपनिंग स्टॉक 3 lakhs, फिर डेटर 1,50,000, तो डेटर अकाउंट है अपने पास। कम टू डेटर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस लिखो डेबिट साइड पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। कैश एंड बैंक अकाउंट भी है अपने पास, तो कम टू कैश एंड बैंक अकाउंट, डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,50,000। सो आई थिंक सो बाकी सब हो गया। अभी खाली फिक्स असेट बचा है, तो रुको फिक्स असेट को जरा संभाल के लेते हैं, उसमें कोई एडजस्टमेंट वगैरह दिया है सब। पहले इतना हो गया सबका। फिक्स असेट ओपनिंग में कितना था, बराबर सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ओपनिंग में कितना था, अब पूरे क्वेश्चन में और क्या क्या है देखो ना। 1 लाख का और फिक्स असेट खरीदा है, और जिसपे 10% डेपरी करना है कॉस्ट पे, क्लियरली बोला है। मतलब एक परचेज है और एक डेपरी है, दो ट्रांजेक्शन है। तो चलो लिखो असेट में, कम टू असेट, बैलेंस शीट के असेट्स में आ जाओ। क्या था, फिक्स असेट्स। इनर कॉलम में लिखो 4 लाख। 4 लाख था क्या 3 लाख था। एड परचेजेस 1 लाख, टोटल 5 लाख, लेस डेप्रीशिएशन 10% ऑन कॉस्ट। लेकिन रुको, परचेस का कोई डेट वेट दिया था क्या, क्योंकि पता है वो 6 मंथ्स वगैरह ऐसा कुछ होता है, दिया है क्या कुछ परचेस का डेट वगैरह। तो पूरे पे कर डालने का, एज्यूमिंग, ये भी एजम्पशन है क्या, 1 तारीख को खरीदा होगा, ये एजम्पशन है। बट कुछ नहीं बोला तो कुछ नहीं, पूरे पे कर डालने का। 5 लाख का 10%, 50,000। लेकिन याद रखना क्या एजम्पशन है इसके पीछे, कि वो जो परचेज है ना, वो 1 अप्रैल को हुआ होगा, इसलिए पूरे साल का चार्ज किया। ये एजम्पशन है भाई। 4,50,000। अब रुको आराम से, सेकेंड इफेक्ट खाली डेप्री का नहीं होगा। एक मिनट, इसमें प्रॉब्लम है अपने को। डेप्री का सेकेंड इफेक्ट मजा आता है, तो फटाक से डेप्री का सेकेंड इफेक्ट देखिए, आगे निकल जाते हैं। लेकिन एक मिनट रुको, 4 लाख कहां से लिया, ओपनिंग बैलेंस शीट से, उसका एक ही इफेक्ट होगा। ये 1 लाख कहां से लिया, नीचे इंफॉर्मेशन था, तो उसका डबल इफेक्ट देना पड़ेगा ना। समझ रहे, तो बोलो ये 1 लाख का सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा, कैश बुक के पेमेंट साइड पे। पेमेंट हुआ ना, बाय फिक्स असेट्स, बाय फिक्स असेट्स 1 लाख, बाय फिक्स असेट्स 1 लाख। और अभी बोलो डेप्री का सेकेंड इफेक्ट कहां पे देंगे, डेप्री का सेकेंड इफेक्ट कहां पे देंगे, पीएनएल के डेबिट में, टू डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, एंड दैट इज हाउ मच, 50,000। देखो पहले इतना समझा, तो इधर मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट पूरा क्लियर हो गया, सबका इफेक्ट हो गया अपना। अभी एक मिनट को, ये नीचे जो टेबल दिया है ना उसका बात करते हैं, परचेज और सेल्स, और वो भी 11 महीने का अलग ना, मार्च का अलग ना, ये सब दिया था। पहले मुझे बताओ, कैन आई से व्हाट इज द टोटल परचेज फॉर द ईयर, 15,20,000, एंड व्हाट इज द टोटल सेल्स फॉर द ईयर, ये 15,20,000 है, और ये कितना है, 21,20,000 है, बराबर है क्या। एंड टोटली परचेज एंड सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस। सर आपको कैसे पता, द टाइम लैग फॉर पेमेंट, मतलब हमेशा एक एक महीने का उधारी तो है ही, फिक्स ही हो, पहले से अपना रूल ही चल रहा है। कोई भी परचेज या सेल होगा, एक महीने का उधारी लेके आने का, एक महीने का उधारी मिलेगा अपने को, उसी के बेसिस पर हम लोग धंधा धंधा कर रहे हैं। तो इसका मतलब सब क्रेडिट पे ही होगा। तो चलो पहले मुझे बताओ, क्रेडिट परचेज का एंट्री क्या होता है, परचेज का एंट्री क्या होता है, छोड़ो ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, तो चलो परचेज कहां पे लिखने का बोलो,
परचेस कहाँ पे लिखना है? ट्रेडिंग के डेबिट में टू परचेजेस। और एक मिनट, इसमें कुछ और कोई एडजस्टमेंट है क्या? पहले परचेस का देखो ना, परचेस का कोई ट्रांजेक्शन है क्या? कुछ परचेस का कोई एडलेस है? परचेस रिटर्न या एडवर्टाइजमेंट वाला था या कुछ है आगे जाके? कोई भी परचेस का कुछ बात किया है क्या वो लोग ने? कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट आउटर कॉलम 15,20,000, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। ये सर तो ब्रेकअप दिया था वो इसके लिए नहीं है, ये तो टोटल परचेज है, इसमें क्या ब्रेकअप देने का? 11 महीने का अलग, नहीं 1 महीने का अलग, इसमें बताओ क्या जरूरत है क्या कुछ? अपने को टोटल परचेज ही चाहिए ना, समझ रहे हैं क्या? इसका सेकेंड इफेक्ट बोलो कहां पे? क्रेडिटर्स में किधर? किधर वो तो बोलो। क्रेडिट साइड पे बाय परचेजेस ब्रैकेट में क्रेडिट 15,20,000। एंड सेम वे सेल्स भी कर डालते हैं ना, सेल्स यहां पे लिखो ना, ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल्स। और इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट 12 महीने का कितना है? 21,20,000 टोटल किया था हमने। ये 12 महीने का सेल्स है अपना। और सेल्स का इफेक्ट डेटर में आएगा, डेटर के डेबिट में आएगा। डेटर के डेबिट में टू सेल्स ब्रैकेट में क्रेडिट 21,20,000। अब मुझे कोई बताएगा कि वो टेबल में से और कोई इंफॉर्मेशन जनरेट हुआ क्या? वो मार्च का कुछ अलग दिया था, और नीचे जब पढ़ा तो मेरे को पता चला कि एक एक महीने का उधारी चलते रहता है ये लोग का। तो 31 मार्च को कौन सा उधारी होगा? जो मार्च वाला होगा परचेस सेल, उसका उधारी बाकी होगा ना। एंड दैट विल बिकम योर क्लोजिंग डेटर एंड क्रेडिटर। ये समझ में आ रहा है? तो अभी मुझे एक बात बताओ, मेरा क्लोजिंग डेटर कितना है जरा देखो ना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है, ये समझ में आ रहा है? एंड उसी के साथ मेरा क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर भी दिया हुआ है वहां पे, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख। ये कहां से आया वो समझा एवरीवन? चाली ब्रैकेट में चाहिए तो यहाँ पे लिख दो मार्च का है, तो आपको समझेगा ये क्लोजिंग बैलेंस मार्च का है, 1 महीने का उधारी वाला है ये आपके समझने के लिए खाली। और ये दोनों का सेकेंड इफेक्ट देना पड़ेगा ना, डेटर एंड क्रेडिटर, तो असेट और लायबिलिटीज में लिखना पड़ेगा। बैलेंस शीट में असेट साइड पे सन्ड्री डेटर्स 2 लाख एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,10,000। चलो ये टेबल भी हो गया। It was decided to invest 1 lakh in purchase of fixed asset which are to be depreciated at 10% cost, ये भी हो गया अपना। टाइम लैग फॉर द पेमेंट, ये भी हो गया अपना। बिजनेस अर्न ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन टर्नओवर, ये बाकी है। कम टू ट्रेडिंग अकाउंट, खुल्लम खुल्ला यहाँ पे देखो ग्रॉस प्रॉफिट पहले ही मिल जाएगा मेरे को, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, इसके ब्रैकेट में 30% ऑफ टर्नओवर मतलब सेल्स। तो सेल्स है मेरे सामने, उसका 30% निकालो, 6,36,000 आ गया ना। और यही यहाँ पे पीएनएल में डाल दो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, नहीं कैरिड डाउन, कैरिड डाउन के ब्रॉड डाउन में भी कंफ्यूज हो रहा है। ब्रॉड डाउन 6,36,000। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एक में डेप्रिसिएशन तो वैसे भी हमने अलग से ले लिया है ना, तो उसको छोड़ के सन्ड्री एक्सपेंस कितना है? 10% ऑफ टर्नओवर, तो टर्नओवर है ना अपने पास, तो सन्ड्री एक्सपेंस भी मिल जाएगा। कम टू योर पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिखने का टू सन्ड्री एक्सपेंस, वो देखो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो ऊपर चला गया, तो ये क्या होगा? 10% ऑफ सेल्स,
2,12,000 आएगा देखो। ये इसका सेकेंड इफेक्ट, दो इफेक्ट तो देना पड़ेगा ना। इसका सेकेंड इफेक्ट, अरे ये तो पे किया होगा ना करंट ईयर में। पेमेंट पेमेंट पे किया है तो कहां पे आएगा? अरे सर आपको कैसे पता? तो और क्या हुआ होगा? एक्सपेंस नॉर्मली क्या होगा? सैलरी, रेंट, जो भी एक्सपेंस होता है पे ही होता है ना। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड लास्ट समय मगजमारी था वो सब, इसलिए हमने अलग से पूरा बनाया था अकाउंट। इसमें तो डायरेक्ट क्या है, बाकी सब में आउट एक्सपेंस हमने डायरेक्ट किया है हमने। किधर आएगा बोलो? पेमेंट में, कैश बैंक के पेमेंट में लेने का, बाय सन्ड्री एक्सपेंस। और आपको लगेगा ये सन्ड्री एक्सपेंस को एक एक साल का मैं आउटस्टैंडिंग लेगा इतना अमाउंट? ये एक मिनट पीएनएल में दिखाया वो एक महीने का नहीं है, पूरे साल का है। और पूरे साल का मैं थोड़ी आउटस्टैंडिंग ले सकता है इतना, कोई काम ही नहीं करेगा इधर। समझ रहे क्या? एजम्पशन भी समझ रहे हैं क्या? एक महीने का नहीं है, ये पूरे साल का है 2,12,000, तो उसको मैं आउटस्टैंडिंग कैसे ले सकता है? ऑफकोर्स वो पे किया होगा। फिर क्या है बोलो, अभी क्या बचा? बस हो गया, हो गया क्या? और कुछ बचा है क्या? बस हो गया, सम खत्म, वेरी गुड। चलो फटाक से लास्ट अकाउंट से आते हैं। कौन सा है? क्रेडिटर में क्या मिलेगा पहले बोलो तो। क्रेडिटर में क्या बाकी है बोलो ना। हाँ तो लिखो इधर, टू कैश और बैंक अकाउंट, फाइंड आउट करो बैलेंसिंग फिगर। 15,50,000 होगा क्या? तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा कैश और बैंक के डेबिट क्रेडिट में। कैश और बैंक के क्रेडिट में बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,50,000। सेम वे डेटर में भी क्या होगा? डेटर में भी कैश और बैंक ही बच रहा है ना, बाय कैश और बैंक। ₹50,000, 20,70,000 आएगा क्या? तो वो किधर जाएगा? कैश और बैंक के डेबिट में आएगा, टू सन्ड्री डेटर अकाउंट 20,70,000। और अभी कैश और बैंक क्लोज करके वी कैन फाइंड आउट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बोलो। 5,58,000। ये आपका आएगा बैलेंस शीट के असेट्स में। आप लिखोगे कैश एंड बैंक बैलेंस 5,58,000। बस हो गया ना अभी। एक मिनट, इसमें क्या मिलेगा? ये ट्रेडिंग में क्या है? सब तो आ गया, अभी क्या है? क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट में। द मिसिंग फिगर इज क्लोजिंग स्टॉक। ग्रॉस प्रॉफिट पहले से आ गया है।
3,36,000। तो ये आएगा आपका बैलेंस शीट के असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक करके आएगा 3,36,000। अभी नेट प्रॉफिट निकालने का 3,74,000। ये नेट प्रॉफिट जाएगा कैपिटल अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट 3,74,000। Now find out the closing balance of capital. 14,34,000। And now finally this capital will be shown on the liabilities side. Capital 14 lakh कितना था 34,000। and finally आपका बैलेंस शीट टैली होना चाहिए 15,44,000 पे टैली होना चाहिए। आई होप इतना सम करने के बाद अभी अगर थोड़ा अच्छे से और प्रैक्टिस किया तो मतलब है बहुत इजी है, मतलब ये आराम से कर लोगे, मतलब नहीं आने जैसा तो नहीं है, बट प्रैक्टिस थोड़ा करोगे तो हो जाएगा। वो पजल के में किधर फंसना नहीं चाहिए, अपन फंस गए तो मतलब रुक जाओगे फिर। बट आई होप मैक्सिमम सब पार्ट ऑलरेडी कवर किया है, तो फंसोगे तो नहीं, अभी दिमाग खुलेगा कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर।